आप सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार और आप सभी को संजीवनी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रक्त की यानी रुधिर, जिसे हम रुधिर भी बोलते हैं, यानी ब्लड की बात करने वाला हूँ। ब्लड, आपने आए दिन ये सुना होगा कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवा लेने जाते हैं, या फीवर आता है जो ठीक नहीं होता तो हम ज़्यादातर क्या करवाते हैं, ब्लड चेक करवाते हैं। तो ब्लड के जरिए हमें पता चलता है कि हाँ बीमारी क्या है क्या नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाती है। हाँ, हमें ब्लड के जरिए सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है। ये तो हम देखते ही आए दिन, कोई भी हमारे अंदर अगर बीमारी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम किससे पता करते हैं? ब्लड के जरिए, यानी खून के जरिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम अपने शरीर का वो भाग पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हम जीते, हमारा जीवन है, यानी खून के बारे में। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, या कोई भी चीज़, एक कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ या बायोलॉजी या इंग्लिश कुछ भी पढ़ना हो तो उसे स्टेप बाय पढ़ो। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से हमें क्या होता है ना, कि जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी याद बना रहता है और जो हमें अच्छा लगता है वो भी सीखते रहते हैं। यानी हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना हर एक पक्का कर देता है, हर चीज़ को पक्का कर देता है। इसीलिए हमें हर एक चीज़ों को कैसा सीखना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर हम बात कर लें, आज हम जो बात करने वाले हैं, ब्लड की बात करने वाले हैं, रुधिर की बात करने वाले हैं, रक्त की, जैसे हम आम भाषा में खून भी बोलते हैं, रक्त बोल लो, रुधिर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और ये 11th क्लास का ये चैप्टर है, जिसमें जंतु जगत में ये तीसरा चैप्टर है। वैसे इससे पहले 2 चैप्टर आते हैं, पाचन व अवशोषण और गैसों का विनिमय। इसके बाद ये तीसरा चैप्टर आता है जो आपका शरीर द्रव और परिसंचरण। हम इसमें पढ़ने वाले हैं रुधिर के बारे में। चलते हैं, चलो देखो, अगर हम ब्लड की बात करें तो हम ब्लड, रक्त भी बोलते हैं इसको, और इसको हम खून भी बोलते हैं, खून बोलते हैं। किसी भी टॉपिक को यदि हमें पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को, तो कभी भी अधूरा मत पढ़ो। क्योंकि उस टॉपिक की, कोई भी टॉपिक हो उसे अधूरा छोड़ोगे तो हमें उसका पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होगी, तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान लेना जरूरी है, कोई भी बात हो पूरी तरह से जानो। ठीक है, अब रुधिर क्या है? रुधिर हमारे शरीर का रुधिर हमारे शरीर का लाल रंग का, हमारे शरीर का लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, हमारे शरीर का लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है रुधिर। जो है रुधिर हमारे शरीर का लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक संयोजी ऊतक है। ऊतक यानी सेल्स से जो बने होते हैं, जो सेलों से बने होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। यानी ब्लड एक प्रकार का क्या हुआ? सेल्स हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है जो भी रुधिर हमारा। अब ये लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे शरीर में जो खून का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाल रंग होने का कारण ये होता है हीमोग्लोबिन नाम। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। इस वर्णक के कारण हमारे खून का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो कैसा होता है? लाल होता है। और किसके कारण होता है? कौन सा वर्णक होता है? वर्णक को हम पिगमेंट बोलते हैं। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो यानी हमारे शरीर का जो खून होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रुधिर है। रुधिर लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है और इसके लाल रंग होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है,
यानी हम यहाँ पर जो भी बात अब पढ़ने वाले स्टेप बाय पढ़ेंगे। और अब यहाँ से आपके रुधिर के बारे में पाठ शुरू हो रहा है, तो आप अच्छी तरीके से आप समझना, ठीक है। उसके बाद हम एक बात और समझा दे रहा हूँ मैं, चलो फिर से समझा दे रहा हूँ। रुधिर इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ब्लड, ठीक है। इसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक बांटा हमने प्लाज्मा, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरे को बांटा हमने संघटित पदार्थ, ठीक है। यानी एक को प्लाज्मा और एक को संघटित। अब ये रुधिर का जो ये भाग होता है प्लाज्मा, ये कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? जो रक्त का ये कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है आपका 55%। और संगठित पदार्थ का जो भाग होता है वो कितना होता है? 45%, ठीक है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी ब्लड को हमने 2 भागों में बांटा, एक प्लाज्मा, एक संगठित पदार्थ। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? 55% भाग। और संगठित पदार्थ का कितना भाग होता है? 45% भाग। यानी यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन ओनली ये बन सकता है, अगर पूछा जाए कि रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग है, रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग है, या रक्त का संगठित पदार्थ कितना प्रतिशत भाग है, तो ऐसे पूछा जाता है। या प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ठीक है, ये हमारे रक्त का है ना, ये भाग ब्लड का है ना, कितना प्रतिशत भाग है? ये वाला 45% भाग, सॉरी 55, ठीक है। यानी रक्त का 55% भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी कुछ बातें मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं, ठीक है। प्लाज्मा में जल, प्लाज्मा में जो जल होता है वो 90 से 92% जल पाया जाता है। यानी हमारे प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 90 से 92% जल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद और क्या मिलते हैं इसमें? और इसमें मिलते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। और क्या मिलते हैं इसमें? और मिलते हैं आपके इसके अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है कि प्लाज्मा में जो जल होता है वो कितने प्रतिशत होता है? जल होता है 90 से 92%। और बाकी का कितना रहता है? ये रहता है आपका कार्बनिक और अकार्बनिक मिलाकर होता है आपका 6 से 8%, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक हमारे शरीर के अंदर कुछ खनिज होते हैं जो हमारे शरीर को मेंटेन करे रखते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ आयंस होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये कुछ आयंस होते हैं, सोडियम। ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? कुछ आयंस होते हैं। इनका बहुत योगदान होता है हमारे शरीर में,
ये कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहले पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन किसका भाग है? प्लाज्मा प्रोटीन। ये हमारे शरीर को मेंटेन करे रखता है, ठीक है। प्लाज्मा कितने? प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन आपके 3 पाए जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में दिया भी गया है। अब कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, तीसरा होता है एल्यूमिन, ठीक है। इसे हम फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ग्लोबुलिन बोलते हैं, एल्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं। फाइब्रिनोजन का कार्य होता है खून के थक्कों को जमाना। यानी हमारे शरीर में जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड बाहर होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसके बाद थोड़े समय बाद उसमें थक्का जम जाता है खून का। तो ये थक्का जमने का कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है? फाइब्रिनोजन। उसके बाद ग्लोबुलिन का मतलब क्या है? ग्लोबुलिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे शरीर में, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके निर्माण में ये मदद करता है ग्लोबुलिन, ठीक है। और एल्यूमिन जो होता है, जैसे कि ये हमारे शरीर में अगर आयंस की मात्रा कितनी रहनी चाहिए और कितनी नहीं रहनी चाहिए, ये सब नियंत्रित करता है या नियमन करता है किनका? आयनों का, अकार्बनिक पदार्थों का नियमन करता है, यानी परासरण नियमन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में कितना पोटेशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और सोडियम, ये सब कौन? एल्यूमिन, ठीक है। तो इन तीनों का कार्य, पहले का कार्य है खून का थक्का जमाना, स्कंदन करना, और दूसरे का जो कार्य है प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में मदद करना, और तीसरे का कार्य है परासरण नियमन करना। परासरण नियमन, ये एक शब्द आया है, इसको मैं बताऊंगा आगे, ये आया शब्द, ठीक है। परासरण नियमन मतलब कि ये जो आयंस होते हैं उनका जो कार्य होता है, ये आयंस की मात्रा, यानी परासरण क्या, आयंस की जो मात्रा होगी उन मात्राओं को मेंटेन करना। यानी उन मात्राओं को, अगर पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो ये कौन कंट्रोल करेगा? एल्यूमिन। यानी एल्यूमिन का कार्य होता है आयनों की मात्राओं को संतुलित करना या नियमन करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और कार्बनिक पदार्थ में भी पाए जाते स्कंदन, रक्त स्कंदन कारक, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। इसमें बहुत से कारक होते हैं रक्त स्कंदन कारक, जिसमें से पहला कारक मैंने आपको बताया था कौन होता है? फाइब्रिनोजन होता है। और भी कारक होते हैं जैसे पीसीबी हुआ, और भी कारक होते हैं। जैसे कि इसमें फाइब्रिनोजन क्या होता है? फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त को थक्के को जमाता है, यही तो करता है, ठीक है। और इसमें इसका और भी कार्य होता है कार्बनिक पदार्थ का, पाचन के पश्चात अवशोषित
पदार्थ, अवशोषित पदार्थ, यानी जो भी हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन्स होते हैं ना। यदि हमने स्टार्च लिया तो हमारे शरीर में स्टार्च किस रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज में। क्या है? पाचन के पश्चात अवशोषित पदार्थ क्या होंगे? जो अवशोषित पदार्थ होंगे वो क्या होगा? एक ग्लूकोज होगा। अब जैसे कि हम वसा लेते हैं तो वसा किस में बदल जाता है? वसीय अम्ल में। किस में बदल जाता है? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में। अब जैसे हमने क्या लिया? प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। ये वो पदार्थ हैं, इनका कार्य क्या है? रक्त स्कंदक का कार्य तो आप समझ गए। क्या करता है? अगर हमारे शरीर को चोट लग जाए, किसी भी स्थान पर चोट लग जाए और वहाँ पे जो खून का थक्का जमता है तो कौन जमाता है? ये रक्त स्कंदक। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? प्लाज्मा से। यानी प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो खून के थक्के को जमा देते हैं। ठीक है, खून के थक्के को क्या कर देते हैं? ये जमा देते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ में। ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ में। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिसका नाम है पाचन के पश्चात ये अवशोषित पदार्थ आपने लिखी है। इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। और ये एक एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं, यानी प्रतिरक्षी भी बनाते हैं, प्रतिरक्षी भी बनाते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, अब इसमें मैं बात करने वाला हूँ नाइट्रोजनी पदार्थ की, अपशिष्ट पदार्थ की। इसमें कौन कौन से अपशिष्ट, जैसे कि मान लो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? एक यूरिया होता है। कौन सा होता है? यूरिया। ठीक है, और भी इसका उदाहरण है यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। और भी इसका उदाहरण है अमोनिया। ये क्या है? सब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसे आप उत्सर्जन में आप अच्छी तरह पढ़ोगे। ठीक है, इसे आप उत्सर्जन में अच्छी तरह पढ़ोगे। अब मैंने प्लाज्मा में क्या पढ़ा? देखो, रक्त का 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। ठीक है, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है। और उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं? उसमें प्लाज्मा में जो जल की मात्रा वो कितनी है? 90 से 92%। और कार्बनिक पदार्थ मिल रहा है और अकार्बनिक पदार्थ मिल रहा है जो आयनों के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में कुछ खनिज मिलते हैं, वो खनिज किस रूप में उगाए जाते हैं? आयनों के रूप में होते हैं, आयंस के रूप में होते हैं। जिसमें कार्बनिक पदार्थ में प्लाज्मा प्रोटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट 2018 में। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये एनसीईआरटी किताब में भी दिया गया है। अब फाइब्रिनोजन का मतलब होता है खून के थक्के को जमाना। ठीक है, ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायता प्रदान करना। एल्यूमिन का मतलब होता है, एल्यूमिन का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था। एल्यूमिन का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में खनिज होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, इन सभी खनिज का नियमन करना, नियंत्रित करना या संतुलित करना किसका कार्य कहलाता है? एल्यूमिन का कार्य। ठीक है, तो इन सभी खनिज का नियमन कौन करता है? एल्यूमिन करता है। कि हमारे शरीर में अगर किसी की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उसे सही कौन कर रहा है? ये करेगा। ठीक है, और इसमें कुछ रक्त स्कंदक कारक पाए जाते हैं
जो कि मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं। देखिए आपकी स्लाइड आ रही होगी आपके सामने, देखिए, जिसमें से पहला नाम लिखा हुआ है फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन, फिर दूसरा लिखा है प्रोथ्रोम्बोविन लिखा हुआ है, तीसरा लिखा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो खून के थक्के को जमाता है। लेकिन ध्यान रखना ये निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय कब होता है जब हमें कोई चोट वगैरह लगती है तब, ठीक है। ये सारे निष्क्रिय होते हैं। आप ये स्लाइड पूरा देख रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, हटा दो। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने प्लाज्मा प्रोटीन बताए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें, कभी ना भूलें, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबिलिन और ये एल्यूमिन, ये सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है, इस प्रोटीन का कार्य क्या है। हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो चोट के पश्चात जो ब्लीडिंग होती है उसमें थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। ग्लोबिलिन क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में मदद करता है। और एल्यूमिन का कार्य क्या था, जो भी हमारे शरीर में खनिज की मात्रा अगर अधिक हो रही है तो नियमन करेगा, क्या करेगा, परासरण नियमन करेगा, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये तो बात हमारी हुई प्लाज्मा की। अब प्लाज्मा से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ इसमें बताऊंगा मैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक शब्द दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, सीरम, लास्ट वाली लाइन में। सीरम क्या होता है, देखो सीरम, ठीक है। प्लाज्मा में से स्कंदित या स्कंदन क्या करना है, स्कंदक भाग को हटाना है। क्या करना है, स्कंदक कारक बोल लो, कारक बोल लो, इससे और अच्छा रहेगा। क्या करना है, स्कंदक कारक को हटाना है। वो ऊपर हिंदी लिख गई, यहाँ हिंदी लिख देता हूँ मैं। सीरम, सीरम में से हमने क्या किया, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। सीरम क्या कहलाएगा, प्लाज्मा से स्कंदक कारक को हटा दें, स्कंदक कारक को हटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें, सीरम, यानी वो भाग क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, प्लाज्मा में कौन सा भाग नहीं होना चाहिए, स्कंदिक स्कंदन, यानी कारक ये वाला नहीं होना चाहिए। अगर ये कारक है तो वो सीरम नहीं है, और ये कारक है तो सीरम नहीं है, और कारक नहीं है तो सीरम है। प्लाज्मा में से ये वाला जो भाग हटेगा, ये वाला, तब वो कारक क्या कहलाएगा, सीरम रहेगा। यानी प्लाज्मा में से ये हटा दो, ये हटा दो, तभी मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, ये हटा दो तो क्या, स्कंदक कारक कहलाएगा, ठीक है। अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हुई, अब प्लाज्मा हो चुका है आपका, मैंने क्या बताया था। अब एक बार प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। और ये एनसीईआरटी किताब में पहली लाइन में ही लिखा है कि प्लाज्मा थोड़ा पीले कलर का होता है, पीला गाढ़ा पदार्थ होता है। ये आप पढ़ लेना, वो एनसीईआरटी लाइन से ही लिया गया है, ठीक है।
अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझना। प्लाज्मा का जो 90 से 92% भाग होता है वो किसका होता है? जल का होता है, ठीक है। उसमें बाकी का 6 से 8% जो भाग होता है वो किसका होता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कुछ खनिज पाए जाते हैं आयंस के रूप में, जैसे कि पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ और क्लोरीन हुए, ये आदि खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर बात कर लें कार्बनिक पदार्थ में, तो कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन है, नीट 2018 में भी क्वेश्चन आया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन। कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहला क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपकी किताब में भी नाम दिए गए हैं, ठीक है। पहले का कार्य क्या है? फाइब्रिनोजन का कार्य है स्कंदक कारक का, जो थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। और जो कि दूसरा जो इसमें ग्लोबुलिन, यानी ग्लोबुलिन क्या कर रहा था? ग्लोबुलिन क्या कर रहा था? प्रतिरक्षा निर्माण में मदद कर रहा था। और जो तीसरा था एल्ब्यूमिन, और ये क्या कार्य करता? ये कार्य कर रहा था किसके मदद में? परासरण नियमन, यानी ये खनिज थे उसके नियंत्रण में, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर भी थे जो कि मैंने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी थे, आपने चार्ट देखा होगा, वो आया होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पाचन के पश्चात अवशोषित पदार्थ, जैसे कि हमने स्टार्च को लिया तो वो किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। और उसके बाद ग्लूकोज किस में बदलता है? अच्छा, अब मैंने वसा लिया तो वसा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। और जैसे कि हमने प्रोटीन लिया तो वो किस में बदलेगा? अमीनो अम्ल में बदलेगा, ठीक है। और हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर लायक नहीं होते, जो उत्सर्जन की क्रिया में निष्कासन करते हैं, जिसमें यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है और अमोनिया भी पाया जाता है, और कुछ एंटीबॉडी का निर्माण भी होता है। ये प्लाज्मा के बारे में। तो अब प्लाज्मा से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, उन 3 प्रोटीन के नाम बताइए, तो फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ये सब 3 प्रोटीन्स हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो संग, जैसे कि 3 मैंने प्रोटीन लिखवाए थे, कौन से? एक फाइब्रिनोजन था, एक था ग्लोबुलिन और तीसरा था एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये 3 प्रोटीन्स थे। एल्ब्यूमिन हिंदी में से बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है, ALL, ठीक है। ये थी। इसमें से जो ऊपर वाले का कार्य होता था वो आप समझ चुके। वो क्या कार्य होता था कि रक्त स्कंदक में कार्य करता था, मतलब जो चोट लगती थी, खून का थक्का जमाने में ये क्या करता था? हेल्प करता था। और ग्लोबुलिन में क्या कार्य होता था? प्रतिरक्षा तंत्र में। अब बात आती है एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? एल्ब्यूमिन का कार्य क्या है? मैंने बताया था इसका कार्य क्या होता है? परासरण नियमन, ठीक है। ये आपकी किताब में लिखा है, ये शब्द लिखा है परासरण। अब जैसे मान लो हमारे शरीर में वाहिकाओं में सिराएं, धमनी और केशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, ठीक है, ये है आपका सिराएं या सिरा, ये धमनी मान लो, धमनी क्या है? धमनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है धमनी में कि यहाँ से मान लो ब्लड जा रहा है, क्या जा रहा है? ब्लड ऐसे इस धमनियों के बीच में पास हो रहा है, और ये ब्लड इन धमनियों पर क्या लगा रहा है? एक दाब लगा रहा है, एक प्रकार का क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है, ठीक है। ये एक तरह का क्या लगा रहा है? दाब लगा रहा है। यानी आप पढ़ रहे हो क्या, इसमें बीपी सुना होगा आपने, बीपी इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी रक्तदाब। और रक्तदाब का नॉर्मल
रक्तदाब कितना होता है वो याद रखें आप, 120 80 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये याद रखें। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर समझना इस बात को। ब्लड प्रेशर परिसंचरण के दौरान रक्त द्वारा, परिसंचरण के दौरान रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर, धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। क्या था मैं यहाँ पे डेफिनेशन फिर से लिख दे रहा हूँ। क्या डेफिनेशन थी? परिसंचरण के दौरान, परिसंचरण के दौरान रक्त द्वारा, परिसंचरण के दौरान रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब, लगाया गया दाब रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? परिसंचरण के दौरान रक्त द्वारा, ठीक है, परिसंचरण के दौरान रक्त के द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया? मान लो, ठीक है, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। कहते हैं ना बीपी हाई हो जाएगा, नमक कम खाओ, नमक कम खाओ। ठीक है, हमारे शरीर में इन वाहिकाओं में बहता है क्या? सोडियम। ठीक है, अब सोडियम बताओ, नमक में, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, अब नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। ठीक है, तो इसमें नमक की मात्रा होगी। अब नमक हम लेंगे तो ब्लड प्रेशर वालों को क्या होगा? दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर इसकी वजह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो देखो, जहां सोडियम होता है उसे चाहिए क्या? जल। उसे चाहिए क्या? जल। उसे क्या चाहिए? जल। उसे क्या चाहिए? जल। उसे क्या चाहिए? जल। उसे क्या चाहिए? जल। ठीक है, तो सोडियम को क्या चाहिए? जल चाहिए। ठीक है, अब जल इस पे आएगा, क्या है? जल की मात्रा। तो ये क्या है? अगर बाहर से हम नमक नहीं लेंगे तो हमें सोडियम क्या होगा? कम प्राप्त होगा, जिसकी वजह से इसमें जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब जल की मात्रा कम होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर वालों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जिसे ब्लड प्रेशर है उसी के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट प्रॉब्लम्स कहाँ होने वाली है? मान लो अगर उसने नमक खाया तो इसे क्या चाहिए? पानी। तो वो व्यक्ति क्या पिएगा? पानी पीता रहेगा, पानी पीता रहेगा। और जब पानी ज़्यादा हो जाएगा किस में? Na में, यानी इसमें पानी ज़्यादा आएगा। और जब ये पानी ज़्यादा हो जाएगा तो किस में पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है? प्लाज्मा में हो रही है ना। और प्लाज्मा में ऑलरेडी पानी की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92%। और पानी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये पानी एक्स्ट्रा आएगा तो यहाँ ये किस में सोडियम पाया जा रहा है? खून में पाया जा रहा है, तो ये इसमें जाएगा। तो इसमें तेजी से क्या होगा? तेजी से बहाव लेगा। तेजी से क्या लेगा? ये बहाव लेगा। तो इस स्राव से, इस स्राव, ये धमनियों की जो भित्ति है, ये इस तरफ जो भित्ति लगी हुई है, इस तरफ, इस तरफ, जब तेजी से खून निकलेगा, तेजी से ब्लड बहेगा, तो इस भित्तियों को क्या कर सकती हैं? क्षति पहुंचा सकती है या नहीं पहुंच सकती? क्योंकि
अगर ब्लड तेजी से सर्कुलर करेगा इस भित्तियों में क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगी, यानी भित्तियों से टकराएगा ब्लड, और टकराएगा तो इनकी भित्तियों को क्या होगा, नुकसान होगा। और जब नुकसान होगा तो किसको नुकसान पहुंच रहा है, धमनियों की शिरों को नुकसान पहुंच रहा है। किसके जरिए, ब्लड प्रेशर की वजह से। कहते हैं ना ब्लड बहुत बढ़ गया, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ब्लड हाई हो गया है। तो ब्लड हाई कब होता है, ब्लड हाई होने का कारण है यदि हम सोडियम हमारे खून में बढ़ गया है, तो इसको कौन सा प्रोटीन अब इसको सही कर सकता है, कौन सा प्रोटीन, तीसरा जो नाम लिखा था एल्यूमिन, ये जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन सोडियम की मात्रा को कम या ज़्यादा करेगा। अगर इसको ज़रूरत है ज़्यादा की तो सोडियम की मात्रा कितनी करेगा, ज़्यादा करेगा। अगर इसको ज़रूरत है सोडियम की मात्रा कम तो ये कम करेगा। कौन सा प्रोटीन, एल्यूमिन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, मैंने क्या बताया आपको, ये पराशरण नियम करता है, ये आयंस की जो मात्रा होता है उनको ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये हुआ ब्लड प्रेशर से संबंधित। ये छोटी सी मैंने यहाँ बात बताई है, जब ब्लड प्रेशर आएगा तो मैं पूरी तरह से इसे अच्छी तरह डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्या होता है, जब हमारे अंदर बीपी बढ़ता है तो क्या होता है, खून तेजी से बहता है, यानी प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धमनियों के सिरों पर क्या होगा, धमनियों के सिरों को क्षति पहुंचेगी ना, दीवार से टकराएंगे। मान लो एक गली है पतली सी, अब 2 व्यक्ति जा सकते हैं उसमें, अब 2 व्यक्ति तो आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसी में 10-12 व्यक्ति एक साथ भेजे जाएं तो दिक्कत होगी ना दीवारों को। अब दीवार को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंसानों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये हुआ ब्लड प्रेशर से संबंधित बातें। आई वो आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, सोडियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, जो भी मात्रा होता है वो कौन नियमन करता है, एल्यूमिन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा संगठित पदार्थ की। संगठित आज थोड़ी पहचान बता देता हूँ संगठित पदार्थ की। ठीक है, संगठित पदार्थ की, ये रक्त का 45% भाग होता है। प्लाज्मा कितना होता है, 55, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, संगठित पदार्थ का पहला भाग 2 प्रकार के होते हैं, समझेंगे इसको। ठीक है, एक ही 3 प्रकार के। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स। ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, सही है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है,
इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। देखो एरिथ्रो का मतलब होता है लैल और साइट्स का मतलब होता है कोशिकाएं। ल्यूको का मतलब सफ़ेद, साइट्स का मतलब कोशिकाएं। ठीक है। अब बिम्बाणु प्लेटलेट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले आरबीसी को हम हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं। ठीक है। ये 3 ऑप्शन। देखो यहाँ पे रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स जिसे हम वाइट ब्लड कार्प्यूस, और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जिसे हम बिम्बाणु बोलते हैं, जो थक्का जमाता है। ठीक है। अब हमारे संगठित पदार्थ कौन कौन से हुए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यही हैं जो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी पहले कवर करेंगे, और डब्ल्यूबीसी को कवर करने के लिए चलो बताता हूँ, डब्ल्यूबीसी थोड़ा बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसी आपका होता है 2 प्रकार का। ठीक है। डब्ल्यूबीसी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं इसे अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। कणिकाएं बोलते हैं इनको, ये तो इंग्लिश की हिंदी थी। कणिकाएं या कड़काड़ू, कड़काड़ू भी बोलते हैं इसको। ठीक है। कड़काड़ू भी, कड़काड़ू या अकड़काड़ू। ठीक है। हम पढ़ेंगे इसी में। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कल स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद कल इसका दूसरा भाग आएगा। और ये चैप्टर को स्टेप बाय सीखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, हमें रक्त के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान रखना, आज मैंने प्लाज्मा ख़त्म किया है, ये तो समझाने के लिए था। प्लाज्मा ख़त्म किया है, और प्लाज्मा का जो तरल पदार्थ होता है वो हल्का पीले कलर का होता है। ठीक है। और आज हमने ये ख़त्म कर दिया है, प्लाज्मा को संगठित पदार्थ पे आ चुके हैं। और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने डाउट को बताना, और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना। ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।